बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फिज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम चैप्टर 16 पढ़ रहे थे, उसको स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ा था, सॉलिड्स की टाइप्स को देखा था। आज हमने इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ना है। आप ये कह सकते हो कि ये इस चैप्टर की बैकबोन है, या एक ऐसा आर्टिकल कि जिसको फर्दर आप लोगों ने जब जाके यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ना होगा तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल, एनर्जी बैंड थ्योरी, कि हम लोग बेसिकली एनर्जी के बैंड्स को डिस्कस करेंगे और उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। क्या है ये, इसको तफसील से देखेंगे। लेकिन एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले, इसको समझने से पहले, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है, वो ये है कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्यों डिस्कस की गई, ठीक है, उसको देखेंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है हमारे पास, वो क्या है कि हम लोग इससे पहले बोहर के एटॉमिक थ्योरी को देखते हैं, और वो क्या था जिसको बेसिकली हमने इसके साथ एसोसिएट करना है या उसको समझना है। वो थी आपके पास कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब वो क्या थी, कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या थी, बोहर ने पेश की थी। अब बेसिकली कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एन एटम। कि बोहर ने ये कहा था कि किसी भी एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिहाज से, ठीक है, एक एटम आइसोलेटेड की बात कर रहा था वो, ठीक है, तो उसने कहा था कि वहाँ पे हम कंडक्टर को कंडक्टर और इंसुलेटर को इंसुलेटर क्यों कहते हैं, कि कंडक्टर को इसलिए कहते हैं कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इंसुलेटर इसको कहते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत आसान सी बात, किसका मतलब है, कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती थी या किसको डील करती थी, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन थी, बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिस्कस क्या करता था, एटम को डिस्कस करता था बोहर। और इसने ये कहा था कि आपके पास कंडक्टर किसको कहते हैं, कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और इंसुलेटर किसको कहते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कि जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको उसने कंडक्टर कह दिया, इंसुलेटर कह दिया। लेकिन जब इस थ्योरी को हमने बंचेस ऑफ एटम्स मीन सॉलिड मटेरियल्स पर डील किया, सॉलिड में बेसिकली आपको पता है, चूंकि इस चैप्टर में फिजिक्स ऑफ सॉलिड का है, उसका मतलब सॉलिड पढ़ना है। अब सॉलिड जब पढ़ना है तो सॉलिड क्या है, सॉलिड के अंदर हम एटम्स को एक दूसरे के बहुत करीब लेके आते हैं, इंतहाई करीब लेके आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो जब हम उनको इंतहाई करीब एक दूसरे के लेके आते हैं तो वहां पर आइसोलेटेड एटम नहीं रहा। जब आइसोलेटेड एटम नहीं रहा तो ये थ्योरी वहां पे फेल हो गई, ये थ्योरी वहां पर फेल हो गई, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकी। तो जब ये बोहर की कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब थी, वहां पे फेल हो गई, तो फिर कौन सी थ्योरी आई जिसको हमने पढ़ना है, वो बेसिकली थ्योरी वो आई कि जो आज हमारा आर्टिकल है, विच इज़ एनर्जी बैंड थ्योरी, विच इज़ एनर्जी बैंड थ्योरी। और एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है मेरे बच्चों, एनर्जी बैंड थ्योरी बेसिकली थी किसके मतलब, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ आइसोलेटेड एटम। कि बेसिकली ये क्या थी, ये वेव मैकेनिकल। अब वेव मैकेनिकल क्या है, ये बेसिकली वो थ्योरी है जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो बिहेव एज अ वेव, कि वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है, ये थ्योरी क्या है कि बेसिकली
एनर्जी बैंड थ्योरी वेव मैकेनिकल मॉडल है जिसको हम एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। इस वेव मैकेनिकल मॉडल के लिहाज से, इस वेव कंसेप्ट के लिहाज से जब अब हम सॉलिड्स को पढ़ेंगे तो फिर हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर, इनका कंसेप्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, ठीक है, जिसको हम आसान शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं EBT के एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है, ये जो आइसोलेटेड का मतलब है एक एटम, ठीक है। अब जब एक एटम का जिक्र करते हैं और वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर आपके पास ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो बेसिकली सॉलिड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम सॉलिड का जिक्र करते हैं तो सॉलिड क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है, एटम्स अरेंज्ड, के सॉलिड के अंदर तो एटम्स अरेंज होते हैं इन नियर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, के एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे से इंतहाई करीब होते हैं। अब जब बच्चों एक दूसरे से इंतहाई करीब होते हैं तो तब सॉलिड बनता है। अब जब तब सॉलिड बनता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा। अब देखो एक एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपके पास एक एनर्जी बैंड आ गया, ठीक है। अब जब एक एनर्जी बैंड आ गया, अब एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और बंचेस ऑफ एटम्स, मिलियन बिलियंस ऑफ एटम सॉलिड के अंदर जब एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे तो क्या वो जो एनर्जी लेवल हैं एक दूसरे के करीब आएंगे? बिल्कुल करीब आएंगे। तो वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अगर उनको हम देखें तो हमें लगता है कि शायद ये एक ही कंटिन्यूस एनर्जी का पैटर्न है, जिसको हम कंटिन्यूस बैंड कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही आप समझ लो कि जैसे हमारे पास एक कपड़ा है, कपड़े का एक थान है, ठीक है। अगर कपड़े को हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये बिल्कुल एक ही है, लेकिन अगर हम कपड़े को बिल्कुल करीब करके देखें तो क्या कपड़े के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख दिखते हैं? लेकिन जब उसको इंतहाई करीब करके देखते हैं तो तब हमें लगता है कि ये एक दूसरे से अलग अलग है, कि बेसिकली कपड़ा जिन पार्टिकल से, जिन धागों से मिलकर बना होता है तो फिर वो धागे हमें अलग अलग दिख रहे होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट आता है। तो उस कंसेप्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है? उस कंसेप्ट को बेसिकली कहा जाता है स्टेट्स, जो कि यहाँ पे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर स्टेट्स क्या हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ डिस्क्रीट एटम्स डिस्क्रीट एटम, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट डिस्क्रीट एटम्स का डिस्कशन किया जा रहा है, उसके एनर्जी लेवल्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, जो एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं, इनको स्टेट्स कहते हैं। लेकिन आपने बच्चों ये भी सुना होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन चंद खास ऑर्बिट्स के अंदर, चंद खास शेल्स के अंदर रह सकता है। आपने इससे पहले शेल्स का कंसेप्ट पढ़ रखा है कि वो शेल्स क्या होते हैं, कि वो ऑर्बिट्स हैं कि जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रोटेट कर रहा होता है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि उन शेल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अलाउड नहीं होता, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अलाउड नहीं है, लेकिन एनर्जी तो वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेट्स एक दूसरे के जब इंतहाई करीब आते हैं, जब सॉलिड बनाया तो सॉलिड बनाते वक्त तो फिर आपके पास मिलियन और बिलियंस ऑफ एटम एक दूसरे के करीब आए, तो इसका मतलब है हर एक का एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब आया। जब हर एक का एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब आया तो वो इंतहाई करीब हो गए, तो हमें वो एक जैसे देखे, कंटिन्यूस बैंड की तरह से देखे। ये जो आपके पास स्टेट्स हैं, ठीक है,
इन स्टेट्स का फिर फर्दर हमने डिस्कशन करना है। अब इन स्टेट्स के अंदर फिर वो क्या कहता है कि आपके पास एक ऐसा डिस्कशन आ जाता है जिसको हम फॉरबिडन बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ठीक है, अब ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड क्या है जी? कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड बेसिकली इसको कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को जाना अलाउ नहीं है। एनर्जी तो मौजूद है लेकिन इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते एक शेल से दूसरे शेल, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। इसी तरह से एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट जो डिस्क्रीट है, एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन इंतहाई करीब है। इंतहाई करीब होने का बावजूद भी उनके दरमियान में एम्प्टी पोर्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है फॉरबिडन एनर्जी बैंड क्या है? ऐसे एनर्जी बैंड, ऐसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कि जहां पे इलेक्ट्रॉन परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे दोज एनर्जी बैंड which is not permissible for electrons called forbidden energy band। कि बेसिकली वो एनर्जी का बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन को परमिशन नहीं है जाने की, वो बेसिकली बैंड्स कहलाते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स। कह रहे हैं जब आप इसकी बेस पे कह रहे हैं कि ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स कहलाते हैं, ठीक है, तो अब फिर हम देखते हैं कि फिर कौन से बैंड्स हैं जिनकी मदद से हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, ये जो आपके पास डिस्कशन आ रहा था इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का, कन्वेंशन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या वेव मैकेनिकल मॉडल जिसको हम EBD एनर्जी बैंड थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या है? तो हम ये कह देते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फिर किसको? वैलेंस बैंड को। तो वैलेंस बैंड को डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, कह रहे जी वैलेंस बैंड क्या है जी? ठीक है, देखते हैं बच्चों। अब जब हम बच्चों वैलेंस बैंड का डिस्कशन करते हैं तो हम वैलेंस बैंड कहते हैं द मोस्ट आउटर एनर्जी बैंड ऑफ an atom, the most outer energy band of an atom is called valence band। कि किसी भी एटम के अंदर जो सबसे आखिरी बैंड होगा एनर्जी का उसको वैलेंस। जैसे हम ये कहते हैं कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसमें? K में, L में, M में, N में, O में, अप टू सो ऑन, कि जितने आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे आपके पास शेल्स बढ़ते जाएंगे। अब किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो सबसे आखिरी शेल होगा उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो उस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, उनके पास एनर्जी है, उस एनर्जी के बैंड को हम वैलेंस बैंड एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी के बैंड को हम वैलेंस बैंड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट आउटर, ठीक है, एक एटम के अंदर, एक आइसोलेटेड एटम के अंदर। कह रहे जब ये आपके पास चीज है तो फिर हमने कहा जी फिर ये है कि आपके पास वैलेंस बैंड के मतलब क्या डिस्कशन है? वैलेंस बैंड is completely or partially filled। कि जो वैलेंस बैंड होता है या तो वो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होगा बच्चों, इस वर्ड पे गौर करना, या पार्शियली फिल्ड होगा। इसका मतलब है कि किसी भी एटम के जो लास्ट एनर्जी शेल है, जो एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, या तो वो मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होगा या उसमें चंद इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? वैलेंस बैंड कैन नॉट बी एम्प्टी।
कि ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है कि ये कंसेप्ट कि वैलेंस बैंड शायद एम्प्टी हो, नहीं, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। क्यों बच्चों? देखो अगर वैलेंस बैंड एम्प्टी हो गया, वैलेंस शेल एम्प्टी हो गया, तो फिर वो उसको वैलेंस किसको कहेंगे? हमने तो कहा मोस्ट आउटर, सबसे जो आखिरी है। जब वो हो ही वो खाली गया तो फिर आउटर बचा नहीं। इसका मतलब है अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो उससे जो नीचे वाला है अब वो मोस्ट आउटर वो बन गया, तो इसका मतलब अब वैलेंस वो हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास वैलेंस ऑर्बिट के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर या वैलेंस एनर्जी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन रहे ना। ये नामुमकिन बात है, एम्प्टी कभी भी नहीं होगा। कह रहे जब ये चीज़ नहीं है तो फिर इसी के पैरेलल हम देखते हैं फिर वो कौन सा बैंड है जिसको हम लोगों ने कंडक्टर इंसुलेटर के लिए डिफाइन करना है। तो वो कहता है उस बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। उस बैंड को बेसिकली हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब कंडक्शन बैंड कहते हैं तो कंडक्शन बैंड क्या है वगैरह। जब हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इसको द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस एनर्जी बैंड कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वो बैंड जो बेसिकली वैलेंस से भी ऊपर होता है। अगर ये मैं कहता हूँ ये किसी भी एटम का सबसे आखिरी बैंड है जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल के अंदर मौजूद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद जो एनर्जी बैंड है ये वैलेंस। अब इससे भी ऊपर एक बैंड है जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन मीन कंडक्टिविटी, इसका मतलब वो फ्री, वो बैंड कौन सा होगा? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली कंडक्टिविटी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करवाते हैं या करंट फ्लो करवाने की वजह बनते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं जब कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं तो जी कंडक्शन बैंड किस किस्म का है? हमने कहा जी कंडक्शन बैंड के मतलब डिस्कस करते हैं। तो कंडक्शन बैंड बेसिकली क्या है? कंडक्शन बैंड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली और पार्शियली फिल्ड। या ये कंप्लीटली फिल्ड होगा या ये पार्शियली फिल्ड होगा। ठीक है, इसके मतलब क्या है? कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, कि ये आपके पास पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है, पार्शियली फिल्ड होता है। जब ये पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास क्या है? इट कैन बी एम्प्टी। तो ये एम्प्टी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ये एम्प्टी भी हो सकता है, ये एम्प्टी भी हो सकता है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ये कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली फिल्ड का वर्ड नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल जाएं तो फिर तो वैलेंस ही नहीं रहा, फिर तो वैलेंस ही नहीं रहा। इसका मतलब है ये नामुमकिन बात है कि कंडक्शन बैंड कभी आपके पास कंप्लीटली फिल्ड हो। ये नामुमकिन बात है कि कंडक्शन बैंड कभी भी आपके पास कंप्लीटली फिल्ड हो। या ये पार्शियली फिल्ड होगा या ये एम्प्टी होगा। जब हमने इस एनर्जी बैंड थ्योरी का डिस्कशन कर लिया कि ये आपके पास जो डिस्कशन था वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, जो हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल था उसके लिहाज से मैंने स्टेट्स को, फॉरबिडन को, वैलेंस को, कंडक्शन को डिफाइन कर लिया। अब हम समझते हैं कि ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी या ईबीटी है, ये कंडक्टर किसको कहती है, इंसुलेटर किसको कहती है और सेमीकंडक्टर किसको कहती है। तो बच्चों आओ उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं जी कंडक्टर्स पर।
पहले हम आ जाते हैं जी कंडक्टर्स पर। जब बच्चों हम आगे कंडक्टर्स पर, ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, ठीक है, हमने कहा दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच हैज फ्री अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या दोज मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब है हम ये दोनों डेफिनेशन इसके लिख सकते हैं, दोज टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स which has free electrons, ठीक है, कि ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। अगर वो कहते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं, तो फिर ईबीटी एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू EBT एनर्जी बैंड थ्योरी, अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करते हैं बच्चों, तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहेगी, कंडक्टर क्या है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो इसका मतलब वैलेंस बैंड क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। तो बच्चों जब वैलेंस से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में जा सकते हैं, तो उनके दरमियान का जो फॉरबिडन गैप है वो कितना होगा, वेरी नैरो, बहुत स्मॉल, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा इस चीज को। ये आपके पास आ गया कंडक्शन बैंड, ठीक है, ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। और ये देखिए कंडक्शन बैंड की जो लोअर लेवल है उससे ऊपर ही, जरा गौर से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, ब्लू लाइन लगा रहा हूं, और इस ब्लू लाइन के अंदर मैं लिख रहा हूं वैलेंस बैंड। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा बच्चों अगर आप गौर से देखो तो अभी ब्लैक लाइन बाद में खत्म हो रही है, उससे पहले ब्लू आ गई। इसका मतलब है कि क्या कंडक्शन और वैलेंस आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। देखो ये कंडक्शन है, ये वैलेंस है, इस केस में क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। इसका मतलब है ये जो आपके पास पोर्शन है ये ओवरलैपिंग है, ये जो आपके पास पोर्शन है ये आपके पास ओवरलैपिंग है। जब मेरे बच्चों ये ओवरलैपिंग है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, क्योंकि जब ओवरलैप जो हो रहे हैं, जब ये ओवरलैप हो रहे हैं, इसका मतलब है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो फिर यहाँ पर भी अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कंडक्शन में भी अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इसकी बात करता हूँ, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो अब इस डायग्राम की बेस पर, इस डायग्राम की बेस पर बच्चों मैं फिर यहाँ पे पॉइंट से लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू ईबीटी क्या है, नंबर 1 कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा। नंबर 2 वैलेंस बैंड इज आल्सो पार्शियली फिल्ड, कि वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है। नंबर 3 नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, किसके दरमियान में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होगा। जब हमने इसको डिफाइन कर लिया बच्चों, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, इंसुलेटर पर। जब हम बच्चों आगे
इंसुलेटर पर, ठीक है, जब हम आ गए इंसुलेटर पर, ठीक है, तो इंसुलेटर्स में क्या डिस्कस करना है। अब देखो क्या है, दोज टाइप ऑफ सॉलिड materials in which no free electrons, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू EBT, अकॉर्डिंग टू EBT एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है, जरा और से देखो, मैं डायग्राम बनाने लगा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों जब है ही नहीं है, ये क्या हुआ, कंडक्शन बैंड, ये क्या हुआ, कंडक्शन बैंड। यहां पे क्या हुआ, वैलेंस बैंड। और ये क्या है, ये है फॉरबिडन बैंड। ये तो कंप्लीटली एम्प्टी है, क्यों, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब है सारे के सारे कहां पर है, वैलेंस में। वैलेंस कंप्लीटली फील्ड है, वैलेंस कंप्लीटली फील्ड है। और ये क्या है, ये जो फॉरबिडन बैंड होता है, ये नॉर्मली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये नॉर्मली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इसका मतलब है, मैं यहाँ पे इसके पॉइंट से लिखता हूँ, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, कि कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी है, नंबर 1। नंबर 2, वैलेंस बैंड कंप्लीटली, ठीक है, फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड है। अ वेरी लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि बहुत ग्रेटर लार्ज है, इसलिए देख लो ये कंप्लीटली फील्ड है, ये एम्प्टी है, ये इसलिए हम इनको इंसुलेटर कहते हैं। अब लास्ट पे आ जाते हैं जी हम, किस पे, सेमीकंडक्टर पर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को देखते हैं। जब बच्चों हम सेमीकंडक्टर पर आ गए, तो सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है, दोज which are in between conductor and insulators, ठीक है, कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स के दरमियान में होते हैं, ठीक है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। इस आर्टिकल को फर्दर यहीं से आगे स्टार्ट करें, ठीक है।